नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना पुलिस को 5 दिनों की रिमांड मिली है। गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। पटना पुलिस को 5 दिनों की रिमांड मिल चुकी है। शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड अशोक साव की 5 दिनों की रिमांड पुलिस को मिली। 5 दिनों की पूछताछ के लिए पटना पुलिस ने 200 सवालों की सूची तैयार की है। बेऊर जेल से दोनों को अज्ञात स्थान पर पटना पुलिस ले गई। 200 सवालों के साथ पटना पुलिस बिल्कुल तैयार है। दोनों को अलग अलग और फिर एक साथ बिठाकर आमने सामने सवालों के जवाब लेने की कोशिश पुलिस की होगी। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड में लगातार देखिए खुलासे होने के बाद अब पुलिस की कार्रवाई जारी है और 200 सवालों की सूची तैयार की गई है। रिमांड मिल चुकी है 5 दिनों की। दोनों से पहले अलग अलग पूछताछ पुलिस करेगी और फिर दोनों को आमने सामने बिठाकर सवालों के जवाब लेने की कोशिश होगी कि आखिर कैसे इसकी प्लानिंग की गई, कौन कौन इसके पीछे है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे तार खुलने बाकी हैं। कड़ियों को जोड़ने की कोशिश होगी। शूटर उमेश यादव के साथी अशोक साव को आमने सामने बिठाकर पुलिस पूछताछ करेगी। फोन लाइन पर संजय कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, अज्ञात जगह पर पुलिस लेकर पहुंची और जानकारी है कि 200 सवालों की सूची तैयार हुई है। बिल्कुल जया, देखिए न्यूज़ 18 लगातार सुबह से ये खबर चला रहा है कि आज रिमांड मिल सकती है और रिमांड मिल भी गई। दरअसल पटना पुलिस ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन न्यायालय ने 5 दिनों की रिमांड दी है। और पटना पुलिस की टीम अभी से थोड़ी देर पहले बेऊर जेल से इन दोनों को लेकर निकली है और अज्ञात जगह पर इनसे रखकर पूछताछ शुरू की गई है। दोनों से पहले अलग अलग पूछताछ शुरू की गई है और आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी पटना पुलिस। और जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, तकरीबन 200 ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस जो है वो चाह रही है इन दोनों से। और देखना होगा, इसमें कई ऐसे सवाल हैं, जैसे शूटर उमेश साव है तो कब दोनों की मुलाकात हुई थी, कब हत्या की प्लानिंग बनी गई थी, और हथियार पिस्टल लाए गया था वो कहाँ से लाए गए थे, कितने पैसे दिए गए थे जिनके माध्यम से ये पिस्टल हासिल किया गया था, और क्यों उसी ने हत्या की, और कौन से और लोग इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। तमाम ऐसे जो सवाल हैं पटना पुलिस उसको खंगालना चाह रही है। देखना है 5 दिनों की रिमांड में। बिल्कुल, और 5 दिनों की रिमांड में बहुत सारे सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जाएगी और भी अभी राज खुलेंगे। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहे हैं। पटना से ये बड़ी खबर, बिहार में आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर खबर। करीब 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो चुका है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। शिखर चौधरी बनाए गए पुलिस अधीक्षक कटिहार। जो अहम नाम है वो आपके सामने अब रख रहे हैं। देखिए, संजय कुमार बनाए गए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सारण। वैभव शर्मा बनाए गए हैं सीआईडी में एसपी। कमांडेंट मिथिलेश कुमार बिहार पुलिस मुख्यालय में ट्रांसफर किए गए। ये तमाम बड़े नाम आपको बता रहे हैं जो चर्चा में रहे हैं और इनकी जिम्मेदारियां बदली गई। शैशव यादव कमांडेंट सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केंद्र डुमराव बना दिए गए हैं। तो लगातार देखिए अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं। जिस तरीके से अपराध को कंट्रोल करने के लिए लगातार काम कर रही है सरकार, और उसी कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए अलग अलग आईपीएस अधिकारियों की बात हो तो उनकी जिम्मेदारी बदली गई है और उसी की जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। और अब बात सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की होगी। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की बढ़ी हुई राशि आज 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर हो चुकी है। चुनाव से पहले लाभुकों के खाते में ये बढ़ी हुई रकम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जिनके खाते में पैसे पहुंचे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, पर राजनीतिक दलों के बीच इसको लेकर तकरार तेज हो गई है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। 400 से कुछ होत ना रहे, अपना मन से वो 1100 बढ़ा दिलन। ऐसे हम धन्यवाद देनी, आशीर्वाद देनी। ये है आरा की प्रभावती देवी। आज इनके खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहली बार 1100 रुपए पहुँचे हैं। इस बढ़ी हुई राशि से इन्हें इतनी राहत मिली है कि इनके चेहरे की मुस्कान साफ बयां कर रही है। प्रभावती की तरह ही खगड़िया की जगतारण देवी भी सीएम नीतीश को दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही हैं। भला होता है, भगवान के पास पूत पीत सब चीज अच्छा रहता है, सब चीज में। पूरे राज्य में इनकी तरह 1 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को आज सीएम नीतीश ने डीबीटी के जरिए तोहफा दिया।
और अब हर महीने की 10 तारीख को इसी तरीके से 1100 रुपए उनके अकाउंट में भेजे जाएंगे। 400 रुपए की जगह अब हम लोग बिल्कुल 1100 रुपए उनको देना शुरू करेंगे हर महीने का। सीएम नीतीश के इस फैसले से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, लिहाजा वो मुख्यमंत्री पर क्रेडिट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। नकल करने वाली सरकार अकल लगाने का काम नहीं किया। जब 400 से 1500 रुपये किए जाने की तेजस्वी जी ने घोषणा की थी तो इन्होंने 1100 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा की और आज इस पर कार्य शुरू करने जा रहे हैं। अब इनको लगा कि अरे ये सब तो आ जाएगा, चुनाव जीत जाएगा, तो चुनाव के डरे इका किए कि वृद्धा पेंशन बढ़ा के लोग के अकाउंटवा में डाल दिए। तो सब समझ रहा है कि चुनाव के देखते देखते ये सब काम किए हैं। विपक्ष के आरोपों पर तंज कसते हुए समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने क्या कहा है, ये भी सुनिए। 1995 से यह योजना संचालित था और 2005 तक मात्र 12 लाख ही इसके लाभुक थे और 2005 से लेकर के 2025 तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा इसकी संख्या हो गई और उनके कार्यकाल में मात्र 200 रुपया ही राशि मिलती थी। वहीं बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे पीके भी क्रेडिट की रेस में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसुराज के अभियान के कारण ही ये राशि बढ़ी है। जो 400 रुपए का भीख मिल रहा था उसको बढ़ाकर 1100 रुपए किया जा रहा है, ये खुशी की बात है और सरकार को उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि छठ के बाद 1100 से काम नहीं चलेगा, हम लोग को 2000 रुपया चाहिए। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि 1 करोड़ 11 लाख से भी ज्यादा वोटर्स के खाते में पेंशन की राशि जाने से सीएम नीतीश को चुनाव में निश्चित ही लाभ मिलेगा। लोगों माने 1.5 करोड़ के आसपास अप्रोक्स जो दिखाई पड़ रहा है, तो डायरेक्ट खाते में चली गई राशि। तो निश्चित रूप से अब ऐसे लोग जो चुप्पा वोटर कहे जाते हैं, महिला आधी आबादी कही जाती है, नीतीश कुमार इस पर बड़ा स्ट्राइक कर दिया है। निश्चित रूप से यह तुरुप का इक्का साबित होगा। चुनाव नजदीक है तो सरकार के हर फैसले को सियासी नजर से देखा जाएगा, पर सियासत से इतर बिहार की 1 करोड़ 11 लाख जनता सीएम नीतीश के इस फैसले से फूले नहीं समा रही है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक पेंशन स्कीम के तहत 1 करोड़ 11 लाख पेंशन धारकों के खाते में 1227 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए। इस मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि हम लोगों ने महिलाओं को प्राथमिकता के रूप में मदद की, आप भी हमारी मदद करें। वहीं एक बार फिर सीएम नीतीश ने दोहराया कि अब वो कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहकर बिहार का विकास करेंगे। ₹400 रुपए की जगह अब हम लोग बिल्कुल 1100 रुपए उनको देना शुरू करेंगे हर महीने का। पहले महिला की क्या स्थिति रहती थी, अब सब देख रहे हैं कितना बढ़िया सबका कपड़ा पहने हुई है। चुनावी साल है और सियासत तेज। विपक्ष योजनाओं का सपना दिखाकर वोटर को अपने पाले में करने की कोशिश में लगा है। विपक्ष जब तक वादा करता है तब तक नीतीश कुमार उस काम को जमीन पर उतार देते हैं। पहले महिला की क्या स्थिति रहती थी, अब सब देख रहे हैं कितना बढ़िया सबका कपड़ा पहने हुई है, सब देखते हैं। अच्छा, हम आप लोगों को बधाई देते हैं, समझ गए, जितनी महिलाएं हैं आप, खूब अच्छा है। नीतीश कुमार ने 11 जुलाई को एक साथ बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लोगों के चेहरे पर चमक बिखेर दी। पेंशन योजना के तहत 400 से बढ़कर 1100 हुई पेंशन की राशि सीधे पेंशन धारकों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इस मौके पर सीएम ने महिलाओं के लिए अपने काम गिनाए, साथ ही महिलाओं से ये पूछना भी नहीं भूले कि आप भी हमारी मदद करेंगे। तो आप जब खुश हैं तो जरा आप भी महिला दीजिए ना। अरे सब जगह से हर जिलवा का सोचे हुए हैं, तब महिला सब हथवा करिएगा कि नहीं करिएगा, बोलो। अरे पुरुष कर रहे हैं, महिलाओं को करवाइए जब सब कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने काम गिनाते हुए पिछली सरकार पर निशाना साधा तो विपक्ष के नेता तिल मिला गए। अब ये सब कहना छोड़ें, हर मन से यही कहते हैं, इसके पहले कोई कुछ करता था, इसके पहले धरती था, इसके पहले महिलाओं को कोई देखता था, कपड़ा पहनती थी, ये सब कितना बोलेंगे। इनको भी पढ़ाया होगा किसी महिला टीचर ने और प्रोफेसर ने। नीतीश जी के आने के बाद ही महिलाओं के लिए सब कुछ हुआ। कैसे इतना झूठ लोग बोल लेते हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि एनडीए सरकार ने ही महिलाओं को आगे बढ़ाया।
अब विपक्ष कुछ कुछ बोलता रहता है, लेकिन हम अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे और बिहार का विकास करेंगे। हम लोग तो शुरू से साथ थे, अब कहीं इधर उधर हम लोग नहीं जाने वाले, आपको हम पक्का बता देते हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उन लोगों ने माई बहन मान योजना की बात की तो नीतीश कुमार को पेंशन बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। इस पर सत्ताधारी एनडीए के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार के पहले 15 साल तक बिहार में लालू राबड़ी का शासन रहा, तब क्यों नहीं पेंशन बढ़ाने या महिलाओं को आगे बढ़ाने का कोई बड़ा फैसला हुआ। नीतीश सरकार में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं को भी नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर माना जाता है, यानी अब तक बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार का साथ देती रही हैं। पेंशन योजना के जरिए 1 करोड़ 11 लाख लोगों को लाभ मिला है। इसका समर्थन किसे मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात चिराग पासवान और उनकी पार्टी की होगी। अपराध की घटनाओं पर सवाल उठाने के बाद चिराग पासवान और जेडीयू में सियासी तनातनी जारी है। चिराग पासवान को जेडीयू की नसीहत पर सियासत तेज हो गई है। एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती ने जेडीयू पर कैसे पलटवार किया, आपको दिखाते हैं। आग्रह करूंगा चूंकि गठबंधन धर्म के हमेशा पालन करना चाहिए, जिससे कि जनताओं के बीच में कंफ्यूजन पैदा न हो। राष्ट्र के लिए आप धृतराष्ट्र नहीं बन सकते हैं। एनडीए में इन दिनों चिराग पासवान को लेकर खूब सियासत हो रही है। जब से चिराग पासवान ने बिहार में अपराध का मुद्दा उठाया, जेडीयू और एलजेपी आरवी में सियासी तानातनी जारी है। मंत्री महेश्वर हजारी ने चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेताओं को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी, तो एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने जेडीयू पर पलटवार किया है। अरुण भारती ने कहा, राष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र नहीं हो सकते, सामाजिक मुद्दा उठाना हमारा धर्म है। आज भी आप लोगों के माध्यम से कहूंगा कि गठबंधन धर्म के पालन करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी है, निजी पार्टी है, वो स्वतंत्र है। यदि अकेले लड़ना चाहते हैं तो घोषणा करके लड़ जाए। सिर्फ बोल देना, मंच पर कुछ बोलते हैं, नीचे कुछ बोलते हैं, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी इनकी इच्छा है वो अपना फैसला ले लें, लेकिन गठबंधन धर्म यदि गठबंधन में है, वो भारत सरकार में है, अभी भारत सरकार के मंत्री हैं, प्रतिष्ठित मंत्री हैं, माननीय हैं, तो गठबंधन धर्म के उनके माननीय सांसदों को भी सम्मान करना चाहिए। देखिए, अपराध और अपराधियों को लेकर के अभी समाज में, बिहार की जनता में चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं, और उनकी अगर चिंताएं, कंसर्न्स होगी तो कि यही समाज हमें नेता और नेतृत्व देता है, तो ऐसे में गठबंधन में रहते हुए ही भी अगर आप इस आवाज़ को उठा करके गठबंधन के सहयोगी के पास ले जाते हैं तो ये गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है। राष्ट्र के लिए आप धृतराष्ट्र नहीं बन सकते हैं। आपको जरूरी है कि आप गठबंधन में रहते हुए इस समाज की आवाज़ को अगर आप अपने गठबंधन के सहयोगी तक ले जाते हैं तो ये जिम्मेदारी भी हमारी है। बिहार में अपराध की घटनाओं पर सियासत जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर बार बार नीतीश सरकार को घेर रहा है। अब चिराग की पार्टी पर भी गठबंधन धर्म निभाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चिराग की पार्टी जिस तरह से आक्रामक है, उससे कई सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और अब सवाल की बवाल के पीछे कौन है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हाल के दिनों में हुई बेगूसराय की घटनाओं के लिए विपक्ष को जिम्मेदार बताया, जिस पर राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो चुकी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सांप्रदायिक तनाव, जातीय तनाव फैलाना चाहते हैं। पिछले 4 दिनों के अंदर बेगूसराय में माहौल बिगाड़ने वाली 2 घटनाएं हुई। पहली घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के लरुआरा की है, जहां 9 जुलाई को बिहार बंद के दौरान एक युवक से जाति और पहचान पूछकर उसके साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारपीट की। दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साख गांव की है, जहां मामूली विवाद में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
इस मामले में एक मोहम्मद इरशाद नाम के व्यक्ति पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा। हालांकि पुलिस का दावा है कि दोनों ही मामले व्यक्तिगत थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने इन घटनाओं को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है और बिहार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया है। कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी पटना आए थे बिहार में, ये पूरे बिहार को सांप्रदायिक तनाव, जातीय तनाव फैलाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री को गाली देना, यही दो काम बच गया है। गिरिराज सिंह के आरोप पर वार पलटवार शुरू हो गया है। अब सरकार से बिहार नहीं संभल रहा है तो हर चीज के लिए दोष विपक्ष को दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कहा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ने के लिए गिरिराज सिंह अकेले ही काफी है। अगर बेगूसराय को देखे तो वो व्यक्ति ही काफी है अकेले सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का। तो एनडीए के नेताओं ने विपक्ष पर निशाना साधा है। बिहार में पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी और कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो बिहार में जातीय नरसंहार, हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवाकर अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाते थे। सवाल है कि क्या चुनाव की वजह से बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात कांग्रेस में मचे घमासान की होगी। देखिए, चुनावी साल में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने का दावा कर रही है। पार्टी के नेता दावा ये कर रहे हैं कि कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस के अंदर गुटबाजी, मारपीट की घटनाओं ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एनडीए हमलावर है तो कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल कर रही है, आपको दिखाते हैं। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आए दिन कांग्रेस की मीटिंग में सरेआम मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। 7 अप्रैल को राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में मारपीट होती रही तो 18 जून को नालंदा में जिला अध्यक्ष की कार्यशैली को लेकर 2 गुटों के बीच खुलेआम गाली गलौज और हंगामा हुआ। फिर 10 जुलाई को आरा में कांग्रेस के 2 गुटों में मारपीट हो गई। बिहार में कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां कुछ ही महीने में मारपीट की 3 बड़ी घटनाएं सामने आई। एनडीए कांग्रेस के अंदर हो रही जूतम पैजार और मारपीट की घटनाओं को देखकर हमलावर है। इसीलिए अब कांग्रेस में अनुशासन की तो कोई बात ही नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का कल्चर, उनके संस्कार कांग्रेस में समाहित हो चुके हैं। कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के आगे सरेंडर कर दिया है, घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इतने अनुशासित हैं कि आए दिन मारपीट के वीडियो सामने आते रहते हैं। तो जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय नहीं बना सकती है, वो पार्टी जनता से समन्वय क्या बनाएगी? इधर मारपीट की घटनाओं के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है तो आरजेडी कांग्रेस को अनुशासित पार्टी बता रहा है। शामिल हो रहे हैं, स्वाभाविक है, इलेक्शन के समय है, आपस में भी क्षेत्रों में अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, पर्यवेक्षक के आने के बाद अपनी सक्रियता दिखाने के लिए लोग बढ़ चढ़ कर मीटिंगों में भाग लेते हैं। अब इसको अगर एनडीए वाले ये सोचे कि आपसी मतभेद है तो ये अनुशासन नहीं है, ये सोचना निरर्थक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सब अनुशासित पार्टी है और बिहार का इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की पार्टियां एकजुट होकर सभी नेता कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ रहे हैं, बिहार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और मारपीट की घटनाओं पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अरे भाई, तस्वीरें हैं, कुछ लोग का मानसिकता को तो हम नहीं न बदल सकते हैं, मानसिकता तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन स्थिति आप कह रहे हैं तनावपूर्ण है, लेकिन मैं कह रहा हूं नियंत्रण में। एक तरफ कांग्रेस बिहार की चुनावी रणभूमि में नई रणनीति के साथ उतरने की पुरजोर तैयारी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और मारपीट की लगातार आ रही तस्वीरें बिहार में कांग्रेस के सियासी भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, गुरुवार को रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार सरकार ने जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बैठक में सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर
इंद्रपुरी बैराज पर चल रहा विवाद सुलझा लिया गया है। इस फैसले के बाद अब इंद्रपुरी जलाशय योजना में तेजी से प्रगति हो सकेगी और इससे बिहार के किसानों को भी काफी फायदा होगा। महानंदा रिवर पर फुलवारी बैराज की 66,000 हेक्टेयर पानी छोड़ने को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से भी सहमति बन गई है। नदी के जल या कहिए इंद्रपुरी बैराज या इंद्रपुरी जो सिंचाई योजना है, वहाँ जो आप सबको मालूम है, वहाँ बैराज है और पानी की बात है, उसके बंटवारे का बहुत विवाद था, क्योंकि ये ओरिजिनल एग्रीमेंट ये 1973 का है। विमर्श के बाद और गृह मंत्री जी के सकारात्मक हस्तक्षेप के पश्चात एक अंतिम निष्कर्ष निकल गया, जिस पर हम लोगों ने भी सहमति दे दी और झारखंड सरकार ने भी सहमति दे दी। चूँकि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी स्वयं उपस्थित थे, उन्होंने भी सहमति दे दी। और चलिए आगे बढ़ते हुए सासाराम से आपको बड़ी खबर दे। जंगल में सिर कटा 2 शव बरामद किया गया है। सिर कटी हुई 2 लाशें बरामद की गई। महिला और पुरुष का सिर कटा शव बरामद किया गया। सड़ी गली अवस्था में ये दोनों अज्ञात शव बरामद पुलिस को हुए हैं। कैमूर पहाड़ी के उघनी के पास शवों की बरामदगी की खबर है। चेनारी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस अब पहचान करने में जुटी हुई है। सासाराम से लगातार बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर बताया जा रहा है कि जंगल में सिर कटी हुई 2 लाशें बरामद की गई। महिला और पुरुष का शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम के लिए आया था, लेकिन काफ़ी म्यूमिफाइड बॉडी है, जिसमें मसल्स वगैरह कुछ है नहीं। स्कल भी है, एक सिर कटा हुआ, दोनों में लिखा है धारदार हथियार से, लेकिन सिर जो है उसमें क्या स्केलेटन है एक तरह से, उसमें सारा कुछ डिके हो चुका है, सड़ चुका है। और अगली खबर गया से, जहां गया में पुलिस गाड़ी की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। पुलिस वाहन को आग के हवाले किया गया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धू धू कर जलती पुलिस वाहन की ये तस्वीर गया जी की है, जहां गुस्साए लोगों ने पुलिस वाहन में आग लगा दी। दरअसल गया जी के कोठी थाना इलाके में पुलिस की गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार देवबली चौधरी की मौत हो गई। शराब की शक में पुलिस बाइक सवार देवबली चौधरी का पीछा कर रही थी। भागने के दौरान देवबली बाइक से असंतुलित होकर गिर पड़ा, जिसके बाद पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी की टक्कर से देवबली की मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और गश्ती वाहन में आग लगा दी। बाद में पुलिस अधिकारियों के समझाने पर ग्रामीण शांत हुए। प्रशासन ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। तकरीबन 11:30 बजे की कोठी थाना की पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली है कि कुछ शराब के कारोबारी जो है तिलवारी की तरफ भाग रहे हैं। तो सूचना प्राप्ति के उपरांत गाड़ी के द्वारा पीछा किया गया। जो अभी तक सूचना प्राप्त है उसमें ये सूचना प्राप्त हुई है कि पीछा करने के क्रम में ही उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और ऑन स्पॉट वो जो लड़का था, जो मृतक था, उसका डेथ हो गया। मृतक का नाम जो है देवबली उर्फ बाबू चौधरी नाम है। लोगों में ये गुस्सा था, ग्रामीणों को ये लग रहा था कि उसके धक्का लगने से इसकी मृत्यु हुई है और वो आवेश में आके इस घटना को कारित किए हैं। उस संबंध में भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और उसमें भी हम लोग जो विधिपूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। हालांकि घटना को लेकर स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। कोठी थाना से इसे लेकर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। न्यूज़ 18 के लिए गया जी से एलन लीली की रिपोर्ट। और वहीं हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर बाइकर्स गैंग का आतंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। खासकर सराय इलाके में ये गैंग दिन दहाड़े बाइक से खतरनाक स्टंट करते हैं। न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि अन्य राहगीरों की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि NH पर कई थानों की मौजूदगी होने के बाद पुलिस यहां पर मूक दर्शक बनी हुई है।
बाइकर्स गैंग सोशल मीडिया पर रील्स बनाने के लिए हाईवे को स्टंट ग्राउंड बना चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। NH-22 की ये तस्वीरें हैं। और ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछता है कि इन जानलेवा हरकतों पर कब सख्त कार्रवाई होगी, कब लगेगी स्टंटबाजों पर लगाम, क्यों मूक दर्शक बनी हुई पुलिस, क्योंकि रील्स के चक्कर में राहगीरों की जान से कब तक खिलवाड़ होगा और कब इस पर एक्शन होगा। ये देखिए, सोशल मीडिया पर रील्स अपलोड करने के लिए लोग अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। अब बात सावन की होगी। देखिए, सावन महीने के पहले दिन भागलपुर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने मेले का उद्घाटन किया, साथ ही करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। सावन मेले में मोबाइल ऐप के साथ ही पुस्तक का भी विमोचन किया गया और इस दौरान बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, मंत्री संजय सरावगी और जयंत राज के साथ कई नेता पहुंचे हुए थे। सावन में शिव भक्त भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा जल भरने के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर उसे देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम लेकर जाते हैं और वहां पर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। बुराई के खिलाफ उठता है। स्ट्रक्चर का काम किया और एक और सड़क जो नया बनने वाला है साथियों, वो भी बता दो। बरियारपुर से लेकर बांका तक ये पूरा इलाका आपके लिए एक्सप्रेसवे का रास्ता खुलेगा। हमने आपको बताया था कि कलकत्ता सुल्तानगंज से 5 घंटे में जाने की तैयारी कीजिए। एक एक्सप्रेसवे और बनाने का काम मोदी जी की सरकार करेगी। ये पुल बनेगा और अजगैबीनाथ का वह स्वरूप उत्तर और दक्षिण के दोनों मिलन के साथ देवघर के अंदर एक नई पहचान के रूप में बोल बम का नारा लगाते हुए लोग जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि बिहार सरकार जो कदम उठा रही है और भारत सरकार की जो शक्ति मिल रही है, ये डबल इंजन की सरकार अपने सनातन संस्कृति को एक नई पहचान दे रही है। तो श्रावणी मेला मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया और इसके साथ ही पुस्तक का भी विमोचन हुआ। श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसका भी खास ध्यान रखने का निर्देश है। तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब श्रावणी मेले का उद्घाटन किया गया। दोनों डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचे हुए थे। तमाम बड़े नेताओं की भी मौजूदगी वहां पर थी। सम्राट चौधरी को आप देख रहे हैं, इसके साथ ही विजय सिन्हा भी इस मेले के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे और उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने। और चलिए इसी खबर के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे आपको जोहार झारखंड दिखाएंगे। शुरुआत सुर्खियों के साथ।